हिंदू यूनानी के बाद गुप्त वंश का उदय तीसरी सदी में होता है, जो ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया था। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को भी बनाया था और इनके संस्थापक श्री गुप्त थे और ये जो थे विष्णु उपासक थे, अर्थात इन्हें वैश्य भी कहा जाता था। और श्री गुप्त के बाद अगला शासक घटोत्कच होता है और दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया था, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं किया जाता माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इस उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाया था। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है, ये कुमार देवी का पुत्र था, अतः ये खुद को लिच्छवी नरेश यानी लिच्छवी देहित्र लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक थी तथा विस्तारवादी थी, अतः इसे अशोक के विपरीत माना जाता है। इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे कर वसूलने लगे। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरणी बंध भी कहा जाता है। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के आगे नतमस्तक था। श्रीलंका के शासक ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन का है और हरिसेन को महासंघ विग्राहक कहा जाता था, युद्ध एवं शांति का दूत। समुद्रगुप्त ने कृष्णाचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है। यह एक अयोग्य शासक था। इन्हीं की पत्नी थी देवी, जिनको इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने पटा लिया था और इनको निपटा दिए थे। इनकी जानकारी विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण के लिए वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्होंने देवी से ब्याह से शादी किए थे। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में अब तक कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय का सिंहासन पत्थर का बना होता था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इनके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी वैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया। इसका यात्रा विवरण फो क्यू की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इन्होंने महायान शाखा के लिए शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो विश्व का था, जो जम्मू कश्मीर में था उस टाइम, पाकिस्तान में था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थापित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी मादरचूद ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना।
स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। इसकी अलग से जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा है कि स्कंदगुप्त हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे छोटे शासक हुए। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। इस वंश के विनाश का कारण हुंडों का आक्रमण था। हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। अब गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान जो हिंदू है ये गुप्त काल का ही देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। यहाँ 1/4 से 1/6 हो सकता था। भू राजस्व को हक यानी कि नगद या मेय मतलब अनाज के रूप में दिया जा सकता था। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामिक के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार आमत्य थे, जो कि वर्तमान में डीएम का जो पद होता है ना, इन्हीं कितना पावर रखता था। फाहियान के अनुसार इस समय छुआछूत थी। निम्न जाति के लोग को चांडाल या अत्यंग कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे देवदासी भी हो सकती थी, अर्थात पंडित से गाय मरा सकती थी। इस समय बाल विवाह पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गुणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। अब एक है कि सुदर्शन झील है ना, इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इनका राज्यपाल था पुष्यमित्र वैश्य, और उसके बाद जीर्णोद्वार अशोक रखते हैं। उनका राज्यपाल था तुषाशाप्य। उनके बाद रुद्रदामन जीर्णोद्वार करते हैं। उनका राज्यपाल था सुविशाख। स्कंदगुप्त भी जीर्णोद्वार करते हैं। उसका राज्यपाल था पर्णदत्त। हुंड का क्षेत्र फारस, ईरान से अफगानिस्तान तक था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामान तथा महिरकुल दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। महिरकुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक तोड़ने वाला था, अर्थात भोसड़ी चौथ था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुंडों के लिए मलेच्छ का शब्द का प्रयोग किया गया है, और हुंड को स्कंदगुप्त ले लिए थे बढ़िया से। अब गुप्त काल के बाद आता है पुष्यभूति या वर्धन वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे, जिनका राजधानी हरियाणा के थानेसर था। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को हत्या करने का प्रयास किया, किंतु राजश्री अपना प्राण बचा के जंगल भाग गए। राजवर्धन ने फिर देवगुप्त की हत्या कर दी, और गोड बंगाल के शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी, और इसी ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। हर्षवर्धन ने शशांक को पेल दिया, मतलब मार दिया। हर्षवर्धन के सामने अब 2 चुनौती थी। एक तो अपनी बहन राजश्री का पता लगाना, और दूसरा साम्राज्य को संभालना। तो अंततः होता यह है
कि हर्षवर्धन दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगा लेता है और उसके बाद हर्षवर्धन अपनी राजधानी, जो कि पहले हरियाणा के थानेसर में थी, वहाँ से कन्नौज स्थानांतरित बनाते हैं और वहीं से साम्राज्य को संभालने लगे। उन्होंने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी थे। इसने 3 पुस्तकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है, कदम्बरी और हर्षचरित। हर्षवर्धन को शिलाद्वितीय कहा जाता है। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। इसके समय चीन का यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया। 629 ईस्वी में जब ह्वेनसांग आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन, मतलब विद्यार्थी और मास्टर दोनों रहा। ह्वेनसांग की स्टूडेंट टीचर दोनों रहा। ह्वेनसांग की वीरता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष इन्हें बना दिया, जिस कारण अब ब्राह्मणों का गांड जलने लगा। हर्षवर्धन का विरोध करने लगा। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु महायान शाखा से प्रभावित था। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इसे 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, बिया नहीं किया तो संतान कहां से होगा, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं।